साहित्य, संस्कृति, चिंतन और पुस्तक प्रेम, इनके छन कर जो प्रतिबिंब बनता है उसका नाम सच्चिदानंद जोशी जी है। और देखी सुनी घटनाओं को मानवीय कहानियों में ढाल देना, नाटकों की बातचीत को जीवंत बना देना इनकी कलम का कमाल है। अपनी कहानियों में ऐसी भावनाएं उकेरते हैं जो पढ़ते ही दिलों को छू जाती हैं। हमारे बीच देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्य, संगीत और युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी मौजूद हैं। मुझे लगता है जोरदार तालियां उनके लिए पहले हो जाएं, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जब किस्से कहानियां तो दिन भर चलेंगी, लेकिन बहुत ख़ास मौका होता है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच आए उन किस्से कहानियों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे डॉक्टर जोशी हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ मंच पर सच्चिदानंद जोशी जी आए। हमारे सहयोगी मृदुल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बस चंद क्षणों में मंच पर ये कुर्सियाँ भी लग जाएंगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि आज जिन लोगों के बीच इस संगम को हम आगे बढ़ा रहे हैं उनसे कितना कुछ सीखने को है और कितना कुछ घर ले जाने को है। तो सच्चिदानंद जोशी जी हमारे बीच हैं और एक और ऐसा सेशन जिसमें बहुत सारी बातें होंगी और बहुत कुछ घर ले जाने के लिए होगा इसमें। और सुचरिता, ये कहते भी हैं कि संगम में जो मंथन हुआ उस मंथन से ही अमृत निकला था, और यहाँ जो शख्सियत आ रही हैं उनके सुरों से, उनके साहित्य से ही मत कर अमृत निकलेगा। उस अमृत को आप सब घर ले जा सके, इसीलिए इस संगम का आयोजन भी हमने किया है। तो मैं मृदुल से अनुरोध करूंगी कि मंच पर सच्चिदानंद जोशी जी को लेकर आएं और आप सब लोग तालियों के साथ हमारे मेहमान का स्वागत कीजिए, क्योंकि ये जो मंच है ये आज दिन भर कुछ इसी तरह से चमकता रहेगा, दमकता रहेगा और उन आवाज़ों के साथ आगे बढ़ता रहेगा जिन्हें हमने कितने दशकों से सुना है, और आज शायद ये मौका है कि हमारे सामने बैठकर हम उन्हें सुन पा रहे हैं। सच्चिदानंद जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए सच्चिदानंद जोशी जी का। धन्यवाद सोहेल और सुचरिता। आप सभी को नमस्कार। और आज हमारे साथ, जैसा सुचरिता ने बताया, कि कला, साहित्य, कविता, शिक्षा, और जहां आज इस मंच पर हम बैठे हैं, थोड़ी देर पहले स्वाति मिश्रा जी ने प्रभु श्री राम का जिक्र किया, और जब हम संगम की परिकल्पना करते हैं तो हमें पुराणों में जाना पड़ेगा। जोशी जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका रिपब्लिक भारत के संगम में। और जैसा हम संगम की परिकल्पना करते हैं तो एक पाठ है, एक स्तोत्र है जिसमें पूरा संगम समाहित है। उस पाठ का नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, जिसमें साहित्य है, सुर है और शक्ति है। और उसे लिखा भी ऐसे क्या है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद मड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवा। और इसमें ये सबसे कठिन लयबद्ध रचनाओं में से एक है जोशी जी। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, साहित्य, सुर और शक्ति, जिसमें भक्ति भी है, शक्ति भी है? नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत को बहुत बधाई देता हूँ इस बहुत सुंदर आयोजन संगम के लिए। और जिस बात को मैं बार बार कहता हूँ वही बात मैं यहाँ भी कहूँगा कि भारत की जो पहचान पूरे विश्व में है वो भारत की सांस्कृतिक पहचान है। और इसलिए अगर भारत को सबसे आगे कोई चीज़ ले जाती है तो वो हमारी संस्कृति ले जाती है, हमारा साहित्य ले जाता है, हमारी परंपरा ले जाती है। और ये रिपब्लिक भारत ने बहुत अच्छा किया है कि इस संगम का यहाँ पर आयोजन किया है। आज से लगभग 20-25 दिन बाद हम सब जानते हैं कुंभ का पर्व भी आ रहा है, तो इस संगम में भी हम सब लोग नहा रहे हैं। आज साहित्य संस्कृति की इस बेला में नहा रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पहचान है। और इस पर आपने कविता भी लिखी है। आपने एक सुंदर बात कही तो मुझे एक कविता याद आई मेरी, आज से 1 साल पहले लिखी थी महाशिवरात्रि के दिन। जी। आओ हम सब शिव बन जाएं,
भावनाओं के घनीभूत में कैसे अपना ध्यान लगाएं, छोड़ मोह लौकिकता का, आओ हम सब शिव बन जाएं। बहुत सुंदर। लय प्रलय के घोर भंवर में कठिन थामना जीवन डोर, अस्ताचल के और उदय में कठिन साधना निर्मल भोर, हर क्षण को थाम अमृत बनाएं, आओ हम सब शिव बन जाएं। और इसकी जो अंतिम पद है वो अभी जो मौजूदा हालात हैं उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बात होती है। सत्य सनातन होता फिर भी शंकाओं की बलि चढ़ता है, वाद विवाद के काल चक्र में ऐसे ही तो कलह बढ़ता है, निर्विकार बन आओ हम सब मन का क्लेश मिटाएं, आओ हम सब शिव बन जाएं। बहुत सुंदर। आओ हम सब शिव बन बहुत जाएं। सुंदर। और वाकई शिव बनना बहुत ज़रूरी है प्रोफेसर जोशी, क्योंकि आज आपाधापी भागती दौड़ती जिंदगी में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, संतोष को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और शिव ही एकमात्र रास्ता है जो हमें संतोष की प्राप्ति कराएगा। लेकिन स्वाति जी बैठी हुई हैं हमारे बीच में, जिन्होंने प्रभु श्री राम का जो सौंदर्य है, जो वर्णन है, और हमने देखा है उसे मंदिर में जाके दर्शन किए हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, अरुण योगीराज के चयन में प्रोफेसर जोशी का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रोफेसर जोशी, ये कहानी क्या है, ये कहानी जरा बताइए हमें। नहीं, बस छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। चूंकि कला संस्कृति से जुड़े हैं, इसलिए जो मूर्तिकारों का चयन हो रहा था तो उस समिति में भी संयोग से मैं था, और जब हम लोग अंतिम चयन कर रहे थे तो मैंने देखा कि वहाँ अरुण योगीराज जी का नाम नहीं है। वहाँ नहीं था नाम? किसी कारण से छूट गया था। अब वो कारण मैं नहीं बताता। हाँ। तो अचानक मैंने समिति के सदस्यों से कहा कि इसमें अरुण योगीराज क्यों नहीं है, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले अरुण योगीराज ने, आप जानते हैं, कर्तव्य पथ पे सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई थी। हाँ। और उस दौरान मेरा उनके साथ काफी सानिध्य रहा था, वास्ता पड़ा था, और मैं उनकी कला का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनका उत्तर नहीं आया, ये सब कोई बातें हुई। तो मैंने तुरंत वहीं से अरुण योगीराज जी को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि अरुण, कल अगर तुम सुबह 11 बजे यहाँ आ सकते हो तो तुरंत आ जाओ। अच्छा। तो अरुण योगीराज ने कहा कि मैं कहाँ, कैसे। वो उस वक्त मैसूर में थे। मैसूर से आपने बुलाया वहाँ? और मैसूर से मैंने उनसे कहा कि आप कल तक इस मीटिंग को ज़रा रोकिए, अरुण योगीराज को कल आ जाने दीजिए। और अगले दिन अरुण योगीराज आए और उसके बाद सारी कहानी है। अभी स्वाति जी कह रही थी कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने कौन नहीं गया, तो पिछले 22 जनवरी को मैं नहीं जा पाया इस वर्ष, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, पर सारे चैनल्स पे अरुण योगीराज ने मेरा नाम लिया और मुझे आभार व्यक्त किया। तो मैंने कहा कि जिसको प्रभु श्री राम चाहते हैं कि वो उनके पास रहे, वो उनका नाम वहाँ पहुँच ही जाता है। और इस तरह से मेरा नाम वहाँ था और मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का वर्णन हमें गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में करते हैं, हम उसमें देखते भी हैं। और इसी तरह से बहुत सारे योगदान आपके रहे हैं। आपने युवाओं को भी प्रेरणा देने के लिए कई सारी किताबें लिखी। आपने सनातन और साहित्य, जब हम जिक्र करते हैं तो लोग साइंस को बीच में ले आते हैं सर, और आज की इसलिए हमारी चर्चा भी यही है। तो सनातन और साइंस कितना एक दूसरे से मेल खाता है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, और ये हमारे युवाओं को समझानी चाहिए, और अक्सर हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कृत्य, हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक अवधारणा बिना वैज्ञानिक आधार के नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमको लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। युवाओं की भाषा में कहें तो जिसका कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है। बिल्कुल, पूछते हैं। अभी जो सुंदर इसका जो वेद पाठ, वेद मंत्रों का जो उच्चार हुआ हमारे यहाँ पर, एक एक शब्द का कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजनिंग है। दिक्कत इस बात की है कि हमने ही हमारी पीढ़ी को वो सारी चीज़ें नहीं बताई, हमारे युवाओं को वो सारी चीज़ें ढंग से एक्सप्लेन नहीं की। तो अगर हम उनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको लगेगा कि ये सारी बातें जो हैं कहीं अविश्वास पे है या सिर्फ जो है मिथकों में गढ़ी जा रही हैं। लेकिन सनातन का बहुत ज़्यादा संबंध विज्ञान से है, ये बात आप मान लीजिए। हमारे बीच में कवित्री भी हैं, कविता पाठ करने वाले हास्य कवि भी हैं। और जोशी सर, हम जब बात करते हैं सनातन की, साहित्य की, कविताओं की, बहुत बड़ा संग्रह है, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन आज का जैसे युवा हमारे बीच में बैठा हुआ है, अगर इन्हें कविताओं से जुड़ना हो, इन्हें पुस्तकों से जुड़ना हो, तो कैसे जुड़ पाएंगे? मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया, अभी उसकी 5 किताबें आ गई हैं, 6वीं और आने वाली है। फेसबुक पर हम लिखते थे और लगातार छोटी छोटी चीज़ें, फेसबुक पर छोटी छोटी घटनाएं लिखते थे।
उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं शायद ये युवाओं तक ज़्यादा अच्छी तरह पहुंचेंगी, क्योंकि जब भी हम उनको साहित्य कहते हैं और कोई बहुत गूढ़ बात बताने की कोशिश करते जाते हैं हैं वो। तो वो घबरा जाते हैं। हाँ। उनको बड़े उपन्यास पढ़ने से पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना सिखाना चाहिए। और मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ बहुत बड़े लोग हैं, व्यावसायिक भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। हम सब जब भी कहीं जा रहे होते हैं या हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो हम जीवन के एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे होते हैं। हमारे सामने बड़ा लक्ष्य होता है। किसी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी को बहुत बड़ी नौकरी हासिल करनी है, किसी को बिजनेस में बहुत बड़ी डील जी। स्ट्राइक करनी है। तो ये जब सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे सामने हैं, उनके तुलना में जो छोटी छोटी घटनाएं हमारी जिंदगी में होती हैं उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। हाँ। इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे जब से हमने ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, मोबाइल का प्रयोग किया है, तब से हमने हमारी भाषाओं के उतार चढ़ाव को छोड़ दिया पीछे। हाँ। इसलिए जो भाषाओं की जो बारीकियां हैं वो हमें ध्यान नहीं रहती। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, मैं जब लिखते हैं तो मैं पे 2 डंडियां और 1 बिंदी आती है। अब मेरे बेटे ने लिखा मैं आ रहा हूं, तो उसने मैं लिखा और 1 डंडा लगा के मुझे भेज दिया। अब मेरे अंदर का शिक्षक जाग गया। मैंने उससे कहा कि बेटा ये तुमने मैं गलत लिखा है। तो बेटे ने जो जवाब दिया वो बड़ा रोचक था। अगर मैं 2 डंडियां और 1 बिंदी लगाता तो कोई और आता, मैं ही आता, तो मैं ही तो आया हूं। तो आपको तो समझ में आ गया। लेकिन मैंने उससे दूसरी बात कही। मैंने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है? हाँ है। माँ रोज बिंदी लगाती है? हाँ बिंदी लगाती है। तो किसी एक दिन अगर तुम्हारी माँ ने बिंदी नहीं लगाई तो तुम्हें कितना असहज हो जाता है। तुम बार बार कहते हो कि माँ तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। अगर तुम्हें माँ की बिंदी हटाई हुई सहन नहीं होती तो हिंदी की बिंदी हटाने का तुम्हें क्या अधिकार है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो हमारी जिंदगी के अल्प विराम हैं, ये छोटे छोटे विराम हैं। आप कभी फ्लाइट में जा रहे हैं, आपको जो टैक्सी ड्राइवर ले जा रहा है उसकी कोई भलमनसा हाथ है, उसने आपके लिए एक शॉर्टकट लिया है, आपके लिए उस जल्दी पहुंचाया है। या आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, कोई कुली है जो आपसे बिना पैसे लिए आपका सामान आपकी बर्थ पे सिर्फ इसलिए चढ़ा रहा है क्योंकि आप देरी से आप लेट हो रहे हैं। तो ये जो जिंदगी की छोटी छोटी खूबसूरत बातें हैं ये आप भूल जाते हैं। तो मैंने उन्हें लिखना शुरू किया और उस संग्रह का नाम दिया कुछ अल्प विराम। कुछ अल्प विराम। और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। तो मुझे लगा कि फिर मैं एक और किताब लिख दूं। तो मैंने एक और किताब लिखी, पल भर की पहचान। हाँ। और अब उस सीरीज में 5 किताबें आ गई। बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि एक स्त्री का श्रृंगार होता है बिंदी, और ऐसे ही हिंदी का श्रृंगार बिंदी है। बिल्कुल सही। और हम जिस प्रोफेशन में हैं, पत्रकारिता में हैं, तो हिंदी हमें दाना देती है। जी। उर्दू का भी हम कई जिक्र कर देते हैं, लेकिन उर्दू हमें थोड़ी पाई पाई आती है, ज़्यादा नहीं आती है। अरे उर्दू में भी नुक्ता है। अगर हाँ। आप नुक्ता न लगाएं तो आपके शब्द बदल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो अर्थ जाता का है। अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये नुक्ते भी अपनी अपनी चीजें करते ही हैं। हाँ, मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर जोशी, जब हम संसद को देखते हैं, सेंट्रल विस्टा को देखते हैं, तो प्रोफेसर जोशी ने उसमें भी बड़ा योगदान निभाया है। और हाल ही में G20 संपन्न हुआ सर, हम सब कवर करने गए भारत मंडपम में। जी। बहुत खूबसूरत उसे बनाया गया है, लेकिन इतनी सारी डिज़ाइंस, इतना कला के क्षेत्र में भारतीयता को उतारना, ये बड़ा टास्क लगता है सर आपको, संसद से लेकर भारत मंडपम। ये भारत मंडपम की छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, जी, सबको जी। रोचक लगेगी। ये जरूर पूरा सर। भारत मंडपम जब बन रहा था तो एकदम अचानक टास्क आया कि साहब भारत मंडपम के सामने ऐसी कौन सी प्रतिमा होनी चाहिए, हाँ। ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जो पूरी की पूरी भारतीयता को दिखाए और इस तरह से दिखाए कि वो पूरी की पूरी इमेज जो है अपने आप में एक न्यूट्रल इमेज हो। हाँ, तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, जी। बहुत सारा शोध किया और इस सारी चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं देखना चाहते थे कि कौन सी अच्छा। चीज हो सकती है। तो फिर हमें समझ में आया कि नटराज की जो प्रतिमा है, देखिए हमने हमारी चर्चा की शुरुआत शिव से की। शिव से की थी, बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि नटराज की जो प्रतिमा है वो विश्व की एक अनूठी ऐसी मुद्रा है जो अपने आप में विश्व की अलौकिक ऊर्जा के संतुलन को बताती है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। इसलिए एक एक भंगिमा, एक एक मुद्रा आप देखिए और उसमें अच्छे बुरे का, क्रोध और प्रेम का, स्त्री और पुरुष का, सबका अद्भुत समन्वय है। बिल्कुल। तो हमने फिर वो नटराज की मुद्रा वहां कही कि हम नटराज की मुद्रा दिखाएंगे। तो अचानक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको करिए, लेकिन इसको हमारी जो पारंपरिक शैली है उसमें करिए।
आप जानते हैं भारत मंडपम में जो नटराज की जो प्रतिमा है वो भारत की पारंपरिक चोला ब्रॉन्ज पद्धति से बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 28 फुट ऊंची प्रतिमा है, सिंगल कास्टिंग में, बहुत सुंदर। और अष्ट धातु की बनी हुई प्रतिमा है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर चोला ब्रॉन्ज बनाने के जो पारंपरिक कारीगर हैं वो इसे इतनी बड़ी प्रतिमा अभी तक तो उन्होंने बनाई नहीं थी। आमतौर पर अगर वो बनाएंगे तो 3 साल कम से कम लेंगे। ये प्रतिमा हमने 7 महीने में बनाकर वहां पर स्थापित की है। वो अपने आप में विश्व का एक बहुत बड़ी बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात पर। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं सर, ये है रिपब्लिक मीडिया का हेडक्वार्टर, रिपब्लिक मीडिया द फॉरेस्ट। और जब हम बागान की बात करते हैं तो उसमें अलग तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फूल होते हैं। रिपब्लिक भी ऐसा ही है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो रिपब्लिक हिंदी में है, इंग्लिश में है, बांग्ला में है, कन्नड़ा में है, और सबको एक तरह से लेकर चल रहा है, सबका संगम है। लेकिन सर भाषा का जब जिक्र होता है तो जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, हमारी चर्चा भी हुई इस बारे में पहले, देखी सुनी घटनाओं को मानवीय कहानियों में ढाल देना, ये बहुत कम हो पाता है सर, क्योंकि हम देखी सुनी घटनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन घटनाओं को कैसे आप याद करते हैं, और ऐसी कोई घटना बताएं। बहुत मजेदार सी बात है, आप बता रहे हैं 2 घटनाएं मैं किस्से कहानियों का ही दौर है, बहुत छोटी सी 2 घटनाएं बताऊंगा, उससे कैसे किस्सा बन गया। हाँ। मैं एक जबलपुर एयरपोर्ट पर जा रहा था और मेरे सामने एक परिवार था। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बेटी किशोर वयीन थे, मतलब आप सोचिए कि 15, 16, 17 साल के थे। जाहिर है कि वो परिवार कहीं छुट्टी मनाने जा रहा था। लेकिन उन 4 के साथ एक और लड़की थी, पर वो जो लड़की थी वो उनकी अपनी बेटी से मैच नहीं करती थी। अच्छा। थोड़ी अलग सी दिखती थी। और उस लड़की को वो जो गृह स्वामिनी थी वो काम बता रही थी, बच्चों को नाश्ता लगा दो, ये इधर कर दो, ये कर दो। ये समझ में आया कि ये उनकी डोमेस्टिक हेल्प है। जैसे ही हम चेक इन करके अपने बोर्ड करने के लिए जाने लगे तो जो सज्जन थे उन्होंने उनको अपने 4 बोर्डिंग पास दिए और एक बोर्डिंग पास अलग से दिया। उन्होंने कहा यू आर 5, वो सज्जन ने कहा वी आर 4+1। ये जो 4+1 बात है ये मेरे मन में कहीं तो भी अंदर तक बैठ गई कि आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको आप अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि वो जो छोटा एयरक्राफ्ट था वो खड़ा था वहां पर, तो बेटे ने तुरंत कहा पापा देखो ATR है। ATR छोटा एयरक्राफ्ट होता है। वो जो लड़की थी जो डोमेस्टिक हेल्प थी उसने जवाब दिया भैया ये ATR नहीं है, ये बम्बार्डियर है। और बजाय इसके कि उस बच्ची के इस सामान्य ज्ञान की तारीफ करनी चाहिए, वो गृह स्वामिनी बोली घर के काम में इसकी दिलचस्पी नहीं है, ये फालतू बातें पढ़ती रहती है, देखो ये बता रही है बम्बार्डियर है। मुझे वो बात इतनी चुभ गई कि मैंने कहा कि हम अपने घर की डोमेस्टिक हेल्प को 4+1 ही जानते हैं, कभी हमने उसको 5 नहीं किया। आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि यह घटना मैंने एक ऐसे बहुत बड़े कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सुनाई। वहाँ करीब 350-400 बच्चे बैठे थे। 5 बच्चे, 2 लड़कियाँ, 3 लड़के खड़े हुए। एक लड़की बोली मेरी माँ अभी तक मेरे घर की डोमेस्टिक हेल्प जो बच्ची है उसे अलग कप में चाय पिलाती थी, आज से सर मैं संकल्प लेती हूँ कि जिस कप में मैं चाय पीऊँगी उसी कप में मैं चाय पिलाऊँगी। दूसरा लड़का बोला कि सर हम लोग हर बार दिवाली पे मेरे घर में जो भैया काम करता है उसको कपड़े देते हैं, सर कभी दिवाली पे मैंने उसको नए कपड़े नहीं दिए, इस बार सर मैं जो कपड़ा मैं अपने लिए खरीदूंगा वो कपड़ा मैं उसको दूंगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर आप इसको ऑब्जर्व करें। एक और छोटी सी घटना सुनाता हूं। सर। अब ये किसी एयरलाइंस का नाम लेके बुराई नहीं कर रहा हूं। आप इंडिगो में जाते हैं वो पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं तो जो पेपर कप रहता है उसको भी मैं देखता रहता। तो एक दिन कुछ यूं ही फुर्सत में बैठा था तो पेपर कप को घुमा घुमा कर देख रहा था, उसमें दिखा स्पॉट द लाई। ऐसी कोई एक कंपटीशन, उन्होंने वो उस पेपर कप में एक क्विज रखी थी, उसमें 3 सवाल पूछे थे और उसके जवाब। पता नहीं आप में से कितनों ने इस बात को ऑब्जर्व किया, शायद इंडिगो में सब गए होंगे पर इस पेपर कप में स्पॉट द लाई को किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। वो मेरे जैसा खपती दिमाग बेचारा वो कर लेता है ऑब्जर्व। तो मैंने फिर देखा तो उसमें 3 सवाल थे कि पीनट बटर से बम बनता है, एक और कोई सवाल था, और जॉर्ज बर्नार्ड शाह लिखते समय क्या खाना पसंद करते थे। उसमें कोई गलती नहीं थी, तीनों के जवाब भी थे, उसमें से कौन सा गलत था वो भी मैंने देख लिया।
मेरे दिमाग में जो बात घूमी वो दूसरी थी। मैंने कहा मैं एक भारतीय एयरलाइन में बैठा हूँ, ये एयरलाइन भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन इसमें जो क्विज है उसमें वो किसी भारतीय लेखक का नाम नहीं ले रहे हैं। और उस पर से मैंने एक स्पॉट द लाय करके ही कहानी लिख दी और उसमें लिखा कि कितना अच्छा होता अगर बजाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वो लिखते कि सुब्रमण्यम भारती को या रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते समय कौन सी चीज़ पसंद आती, तो शायद मुझे ज़्यादा गर्व होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी की जिसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ और उसको देखकर लोगों के सामने परोसने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर सर। और आपने जो, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि किस्से कहानियों का दौर होगा, वाकई जो किस्से और कहानी आपने बताई, हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, लेकिन इस कहानी में आज यहाँ पर लोग खाली हाथ ज़रूर आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और वो सीख लेकर जाएंगे, वो सनातन लेके जाएंगे, वो साहित्य ज़रूर लेके जाएंगे। जी सर। जी जी बिल्कुल ठीक है। अगर एक घटना और सुना देता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बिल्कुल सर। हमारे सबके बच्चे एनुअल फंक्शन में जाते हैं। एक जगह एनुअल फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट जाने का मौका मिला। उस पर मैंने एक कहानी लिखी, उसकी शीर्षक है किराए के महापुरुष, और वो बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो जैसे स्कूल मैनेजमेंट होता है, वो अपने सारे प्रमुख लोगों से आपको मिलवाना चाहता है, तो उन्होंने मुझे मिलवाया एक सज्जन से और उन्होंने कहा कि साहब इनका हमारे एनुअल फंक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। जानते हैं वो कौन सज्जन थे? वो सज्जन थे कोई ड्रेस वाला जो सारे किराए के ड्रेस हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में सप्लाई करते थे। तो प्रतियोगिता हो रही थी फैंसी ड्रेस की, जिसमें बच्चों को महापुरुष बन के आना था। सारे बच्चे सुपरमैन बनना चाहते थे, पर सुपरमैन की ड्रेस कम पड़ गई और सुपरमैन की ड्रेस में कुछ करना भी नहीं पड़ता, एक अंडरवियर देनी पड़ती है और एक दुशाला देना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस माँ का बच्चा जो है वो शिवाजी बन गया, उसको इनाम भी मिल गया, लेकिन उस माँ को बिल्कुल उसकी गर्व की अनुभूति नहीं हुई। वो इस बात से दुखी थी कि बिट्टू तो सुपरमैन बनना चाहता था, पर क्या करें, सुपरमैन की ड्रेस ही नहीं मिली, तो इसलिए हमें उसे शिवाजी बनाना पड़ा। मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मैडम, सुपरमैन तो फिक्शन का सुपरमैन है, आपने अपने बेटे को असली सुपरमैन बनाया है, इस बात का तो गर्व कीजिए। बहुत सुंदर सर। लेकिन दुर्भाग्य ये है साहब कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों को हिस्सा तो लेवाते हैं, लेकिन जिस महापुरुष से उसको बनवाते हैं उस महापुरुष के जीवन की कोई कथा उसे नहीं बताते। माँ सिर्फ इसी में सुखी है कि चंद्रशेखर आजाद बनाने में किराया कम लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ धोती और बेल्ट ही पहनाना पड़ता है। ये हमारी समाज की दुर्दशा है। लेकिन सर, ऐसे ही रिपब्लिक भारत का योगदान है राष्ट्र सर्वोपरि का, और इसलिए हम ये संगम कर रहे हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। एक कविता सुनाना थी। जी जी, आखिरी में आप सुना दीजिए। एक कविता जो अक्सर मैं सुनाता हूँ और युवाओं को अच्छी लगती है, हाँ हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगें जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाइयाँ जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। और आखिरी है, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात, विपरीत परिस्थितियों से ही निकलकर देनी है शत्रु को मात, झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना, मैदान मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किस्से कहानियाँ कविताओं के इस दौर में हमारे साथ रहे। संगम में आपके साथ और भी मुलाकातें होंगी। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से अर्नब जी को, रिपब्लिक भारत की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ संगम के इतने शानदार आयोजन के लिए, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, लगातार बना रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी अपनी बातें रखने के लिए, और महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, सनातन से भी जोड़ा, और आपको सम्मानित एक छोटी सी भेंट के ज़रिए, एक यादगार भेंट के ज़रिए हम चाहते हैं कि आप ये जो आज शुरुआत हुई है संगम की, इसे अपना आशीर्वाद भी दें और हमेशा याद रखें कि आप ऐसे मौके पर हमारे साथ जुड़े थे। पहली शुरुआत